बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके पास एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं और इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप अवामुन नास तक सेहत का शऊर फराम करना है ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पर अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। ख़वातीन व हज़रात, माशरे में चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों ही चाहते हैं कि वो खूबसूरत और जाज़िब नजर आए। और पहले तो ख़वातीन अपने आप को सजने में, संवारने में अपने आप को ज्यादा मसरूफ रखती थी, लेकिन आज कल के तो मर्द हजरात भी ये चाहते हैं कि वो खूबसूरत और हसीन नजर आए। तो आज का जो हमारा मौजू है वो भी इसी हवाले से है और ये एक ऐसा मर्ज है जो जिल्द से मुतल्लिक है। जी हाँ, आज का मौजू वो है फुलबेरी, बर्स। ये बहुत ही पेचीदा मर्ज है और इसके होने से बहुत सारे मरीज नफ्सियाती तौर पे जो होते हैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, बहुत सारे लोगों ने खुदकुशियां कर ली सिर्फ इस मर्ज की वजह से। तो इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने से पहले जो हमारे आज के माहिरीन हैं, मैं पहले उनसे आपका तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा, ये होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं और आक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं। और उनके साथ बैठे हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब, ये माहिर तिब यूनानी भी हैं और हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं। तो आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहला सवाल आपसे है कि जो बर्स है, फुलबेरी है, ये क्या है और ये क्या इसके अलामात है और किस तरह ये वजूद में आता है? जी, बर्स एक दौरे हाजिर में बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला मर्ज है। हम लोग देख रहे हैं कि पहले लोग इतने ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होते थे, लेकिन अब बहुत से लोग हमें अपने गिर्द में नजर आते हैं जो उम्र के बहुत मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो बर्स का शिकार हुए। बिल्कुल सही। बेसिकली हमारे जिल्द के ऊपर सेल्स होते हैं, वो एक कलर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से हमारे कॉम्प्लेक्शन आता है। इन सेल्स को मेलिनोसाइट्स कहते हैं और इनसे एक सब्सटेंस निकलता है मेलानिन। वो अगर प्रॉपर निकल रहा होता है तो हमारा पूरे जिस्म के ऊपर एक ही तरह की रंगत होती है। बहुत सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसकी तकसीम है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। जहां तक बात है कि बर्स कैसे होता है, इसमें बहुत से अवामिल हैं जो बहुत ज्यादा अपना पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आजकल लोग अपनी अनहेल्दी लिविंग की वजह से इसका शिकार होते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में इस तरह के हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को या कुव्वत मुदाफियत को इतना कमजोर कर देते हैं कि ये मर्ज सामने आ जाता है। मुख्तलिफ जिगर और गुर्दों की बीमारियां हैं जो इसका सबब बन जाती हैं। बहुत से नफ्सियाती अमराज या असाबी तनाव वो भी इस मर्ज का एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसमें जैसे आपने बताया कि ये हमारी बॉडी में होते हैं मेलिनोफोर्सिस स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो कलर को हमारी चेंज करने में स्किन के अहम किरदार अदा करते हैं। तो क्या इनको कोई बैक्टीरिया वगैरह होती हैं जो इसको खाना शुरू कर देते हैं या कि क्या ये इसके क्या नहीं, अभी जैसे अभी मैंने बात की कि बहुत से ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जो इसकी वजह बनते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इनकी तकसीम को डिस्टर्ब कर देता है जिसकी वजह से कुछ लोगों में मेलानोमास होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा डार्क कलर्स आना शुरू हो जाते हैं। डार्क पिगमेंट्स, इन्हें स्याहियां कह देते हैं, आम छाइयां कह देते हैं, और वो एक मर्ज हो जाता है। इसी तरह से अगर उनकी तकसीम इसी तरह से कम होते होते तो हमारे बाल या वहां की जिल्द जो है वो व्हाइट भी हो सकती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी चोट के लग जाने की वजह से वहां पर आने वाला स्कार जब उतरता है तो वहां पर कलर चला जाता है, या जलने की वजह से बहुत ज्यादा जल गई है कुछ जिल्द, उसके ऊपर से जब स्कार उतरे हैं तो भी ये मर्ज हो जाता है। लेकिन वो एक वक्ती तौर पे होता है, वक्त के गुजरने के साथ वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन जहां पर कुव्वत मुदाफियत इसमें इन्वॉल्व होती है वहां पर इस मर्ज को दूर करने में बहुत दिक्कत पेश आती है। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, आपसे जो सवाल है वो बड़ा अहम है कि हमारी तिब यूनानी के अंदर इखलात का एक मुकम्मल निज़ाम है और तिब यूनानी उसके ऊपर ही सलाहियत करती है। खून, बलगम, सौदा, सुफरा। तो इस मिजाज के एतबार से कौन सी ऐसी खिल्लत है जिसमें बिगाड़ पैदा होता है जिसकी वजह से बर्स का मर्ज जो है वो अमल में आता है? हाँ जी, चूंकि तिब यूनानी जो है ये अखलात के ऊपर ही बेस करती है, तो बर्स का मर्ज उस वक्त होता है जब खिलत बलगम में बिगाड़ पैदा होता है। बिल्कुल ठीक है। खिलत बलगम जब खाम सौदा से मिलती है ना, सौदा खाम हालत में होता है, तो उस वक्त उसमें बिगाड़ पैदा होता है और उस बिगाड़ पैदा होने से जिस्म के अंदर जिल्द के ऊपर बर्स का मर्ज लाक हो जाता है। ये ज्यादातर उन अज़ा पे पहले नजर आता है जो रोशनी के सामने ज्यादा एक्सपोज होते हैं, जिस तरह चेहरा है, हाथ है। तो जहाँ पर रोशनी का ज्यादा एक्सपोजर होता है वहाँ पर इसके जो है वो असरात ज्यादा जाहिर होते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये खिलत बलगम का असल में बिगाड़ है। बलगम ग़िज़ाएं, चूंकि आजकल ग़िज़ाओं का ज्यादा ख्याल बलगम के साथ खिलत सौदा मिलता है, तो ये अंदर जाके ताफुन पैदा करता है। खिलत बलगम जब गैर तबी होती है और वो खाम सौदा के साथ मिलती है, अच्छा, और उसका सही तरीके से जिस्म से खराज नहीं हो पाता। बिल्कुल सही। मरीज जो है वो जिस तरह नज़ला बंद के मरीज होते हैं, बलगम उनके जिस्म में रुकना शुरू हो जाता है। इसी तरह और कोई भी इस तरह का मर्ज लगेगा जिसमें बलगम जिस्म के अंदर रुकेगा, या इंसान ऐसी ग़िज़ाएं खाएगा जो बलगम की पैदाइश का सबब बन रही है और वो बलगम जो ज़ायदा है वो जिस्म से खारिज नहीं हो रही है, तो वो फिर ये सेल्स के नीचे रुकेगी। जहां जहां रुकेगी वो उसका जो सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर पैदा करेगी।
और ताफून पैदा होके वहाँ से सेल डेड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जिल्द जो है वहाँ से सफेद होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही है। तो ये इसका तो बाज लोग तो ऐसे होते हैं ना जिनकी जिल्द सफेद होती है, बीच में से काले काले धब्बे भी पड़े हुए होते हैं। हाँ जी, वो भी यही बिगाड़ होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जैसे आपने बताया कि ग़िज़ा के जरिए होती है, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनके इस्तेमाल से ये मामला जो होते हैं वो दरपेश होते हैं? ग़िज़ाएं तो जो अल्लाह ने ना सारी इंसान के फायदे के लिए पैदा की हैं। अगर हम इन ग़िज़ाओं को इतदाल से लेते हैं तो इंसान सेहतमंद रहता है, बीमारी पैदा नहीं होती है। बीमारी तब पैदा होती है कि जब हम मिजाज का ख्याल नहीं रखते। जिस तरह के सुन्नत से भी ये चीज़ें साबित है, अल्लाह ताला ने फरमाया कुलू वशरबू ला तुसरिफू, खाओ पियो मगर इसराफ ना करो। तो जब हम इसराफ करते हैं ना, जिस तरह आप देखें शादियों पे जाते हैं तो लोग 4-4 किस्म के खाने पेट भर लेते हैं, ऐसे ही है कि जितनी हमने सलामी दी है वो पूरी करनी है। जी 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 जी। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। बिल्कुल सही है। इससे हम अपनी सेहत को तबाह कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। हमने मैदे के अंदर जो है वो गोश्त भी डाल लिया, हलवा भी डाल लिया, खीर भी डाल ली है, ठीक है, नान भी, वो सारा कुछ हमने मिक्स कर लिया है। बिल्कुल सही। अब उससे साले अखलात कभी भी पैदा नहीं होगी। ग़िज़ा का जिस्म में किरदार क्या होता है कि अगर आप साले ग़िज़ा खाएंगे साले अखलात पैदा होंगी, साले अखलात पैदा होंगी तो साले खून पैदा होगा। जब साले खून पैदा होगा तो इंसान का किरदार और उसकी आदत भी साले होंगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो जब आपकी ग़िज़ा में बिगाड़ आएगा तो अल्टीमेटली आपकी आदत भी खराब हो जाएंगी, आपकी सेहत भी जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का जो है ना ग़िज़ाओं का ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह सुन्नत से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज खाया, 7 खजूरें खाई और फरमाया कि ये एक दूसरे के जो बद असरात हैं उनको खत्म करती हैं। खीरे के साथ, खरबूजे के साथ खजूरों का इस्तेमाल किया। तो एक सर्द मिजाज है, एक गर्म खुश्क मिजाज है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, मुतदिल कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते। हमने एक चीज तर खाई है ऊपर से दूसरी फिर तर खा लेंगे। ठीक है। एक चीज सर्द खाई है ऊपर से दूसरी फिर सर्द, दो एक तरह के मिजाज की चीजें जो है ना उनको मैदे में जमा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, ग़िज़ा के हवाले से जैसे हकीम साहब ने बताया, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगा, इनसे भी करूंगा कि जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि जी मछली के ऊपर दूध पी लो तो बर्स का मामला हो जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं इस मामले में कि क्योंकि अगर तिब्बे यूनानी के मुताबिक देखा जाए तो मछली भी तो अब फार्मी आती, मछली भी वो नहीं आ रही। पहले मछलियाँ आती थी, वो दरियाई मछली होती थी या कोई समुद्री मछली होती थी, लेकिन अब मछली भी फार्मी आ रही है। ठीक है, तो क्या आप कहती हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, और इसको जरा आप डिफाइन करें, क्योंकि लोग ना खौफज़दा हो जाते हैं। अफसर, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताऊं, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने बाकायदा मछली खाई कसूर जाके और ऊपर से उसके ऊपर फलूदा का पूरा गिलास पी लिया। उन्होंने कहा जी मैं शर्त लगाता हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाज लोग ऐसे होते हैं जो मछली के ऊपर दूध पी लेते हैं और उनको बर्स का मामला हो जाता है। तो इसमें कितनी हकीकत है, जरा आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी आप भी डाल दें, बाकी हकीम साहब भी डाल देंगे। मॉडर्न साइंस तो ये कहती है कि इसका आपस में कोई ऐसा लिंक नहीं है। ठीक है। लेकिन जो हम लोग अमूमी तौर पर लोगों की राय सुनते हैं तो यही है कि मुख्तलिफ तरह की मछलियां हैं जिनके इस्तेमाल से अगर उनके बाद दूध लिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब भी हम, जैसे अभी हकीम साहब बात कर रहे थे कि ग़िज़ाओं का जो इम्तिजाज है वो भी बहुत जरूरी है और उनको इस्तेमाल करते हुए जरा थोड़ा सा मोहतात होना भी जरूरी है। अगर हम लोग गैर मुनासिब तरह के इम्तिजाज के साथ ग़िज़ाएं खाते हैं तो हमारे जिस्म में यकीनन किसी न किसी बीमारी का बायस बनती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक दौरे हाज़िर का बहुत बड़ा मसला है। जहां हमारी लिविंग सारी डिस्टर्ब है, उसमें हमारी ग़िज़ाओं का खाने की रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और बहुत से ऐसे ऑटोइम्यून जो लाइफस्टाइल डिजीजेस भी जिन्हें कहा जाता है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कहा जाता है, ये बीमारियां जो हैं ये इसी वजह से आती हैं कि हम लोग अपनी बॉडी को, अपने एनवायरनमेंट को कुछ चैलेंज करते हैं। बिल्कुल सही बात। उसके बाद हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लाइफस्टाइल ही नहीं बदलेंगे तो फिर होते मामला। और जिगर और जो हमारे गुर्दे हैं, अगर उनके अफ़ाल किसी भी वजह से डिस्टर्ब होते हैं तो ये बीमारियां सामने आती हैं। जाहिर सी बात है कि जिगर जो है वो अज़ाए रईसा में आ जाता है, और मैं तो बल्कि कहता हूँ कि किडनी भी अज़ाए रईसा का ही हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका बॉडी के अंदर। जी बिल्कुल सही। अब देखिए ग़िज़ाओं की जहां तक बात हो रही है कि ऐसी ग़िज़ाएं जिनके साथ ऐसा मसला आ सकता है, अगर हमारी बॉडी में मुसलसल किसी चीज की कमी रह रही है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। और अगर हमारे जिगर को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे कि वो बॉडी को सही तरह से ब्लड को मेटाबोलाइज करे और चीजें जो है वो अपनी सही जगह पे पहुंच पाए, तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी हकीम साहब, आप इसके बारे में क्या अपनी राय रखते हैं कि ये क्या वाकई जैसे है कि मछली के ऊपर दूध, वो लोग खौफज़दा बहुत हो जाते हैं? हाँ जी, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब बता रही थी कि मेडिकल साइंस जो है आपने जरा तफसील से बताना ताकि लोगों का खौफ आज आपने दूर करना है। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। जिस तरह भी डॉक्टर साहब बता रही थी कि जदीद जो मेडिकल साइंस है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती। ठीक है। लेकिन जहां तक हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को देखते हैं, अभी आपने अपने दोस्त की मिसाल दी है, जी। तो सबसे पहले देखें कि उसके साथ एलोपैथी के साथ जो जदीद रिसर्च है तत्बीक करें, अगर आप कोरिलेट करें, तो वो भी ये कहते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज है। बिल्कुल सही। डिसऑर्डर जो है उसके तहत होती है। तो वो डिसऑर्डर भी कैसे पैदा होता है? बिल्कुल सही। वो भी है तो अखलाक का बिगाड़ ही है ना। बिल्कुल सही है। जब आप अपना लाइफस्टाइल डिस्टर्ब कर लेते हैं ग़िज़ा से या किसी भी तरीके से, तो आपके जिस्म के अंदर मनफी रुझानात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। आप अगर जिस तरह इन्होंने अभी जिक्र किया है कि अगर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रांग है तो कुव्वत मुदाफ़त अगर आपकी मजबूत है और आपका हाजमा बिल्कुल दुरुस्त है, तो वो बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी बिगाड़ से जिस्म को रोक लेता है। बिल्कुल सही।
और अगर वो नहीं है तो मेटाबॉलिक सिस्टम आपका इतना मजबूत नहीं है, तो जिस्म के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहे हैं उनका वो मुकाबला नहीं कर सकता और जिस्म बीमारी का शिकार हो जाता है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस को अगर आप देखें तो पेशेंट जब आता है तो हम उसकी मुकम्मल हिस्ट्री लेते हैं, उसकी जो है वो फैमिली के अंदर तो नहीं ऐसा कोई मर्ज पाया जाता, उसको ये मर्ज किस तरह लगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, उसकी गिजा का मामूलात देखने पड़ते हैं, उसका रहन सहन के मामूलात देखने पड़ते हैं। तो अगर आप ये देखें तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऐसी हिस्ट्री मिल जाती है कि इन्होंने मछली खाई थी। हर किस्म की मछली में ये खसूसियत नहीं होती कि वो अगर आप उसके बाद दूध पिए और आपको ये मसला हो जाए, लेकिन बाज मछलियों की ऐसी नस्लें होती हैं। फिर जिस तरह भी आपने बात किया कि फार्मिंग के हवाले से अगर आप देखा जाए तो अब मछली जो है इसकी प्रोडक्शन भी बिल्कुल सेम ब्रायलर के पैटर्न पे हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस तरह ब्रायलर हमारे जिस्म में बड़ी तेजी से बिगाड़ पैदा कर रहा है, बच्चों की ग्रोथ पे असरअंदाज हो रहा है, नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। इसी तरह मछली को देखें तो ब्रायलर का जितना वेस्ट होता है वो सारा मछली को डाल के मछली को पाला जाता है, तो वही सारी चीजें मछली में ट्रांसफर हो रही है। बिल्कुल सही। तो ये मछली भी उतनी ही खतरनाक है जितना आपका ब्रायलर खतरनाक है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक तरह से बीमारियां डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है माशरे में। तो आप जैसे कह रहे हैं कि ब्रायलर का जो वेस्ट होता है वो मछली है, तो इसका मतलब है कि फिर जो एक मछली एक ऑप्शन होती थी कि जी व्हाइट मीट हमें मिल जाता है उसके जरिए, वो तो ऑप्शन खत्म हो गई फिर। असल में देखें हमने देखे ना ब्रायलर मुर्गी है ना, उसका ऑल्टरनेट हम देसी मुर्गी खा लेते हैं, तो मछली अब कहाँ से हम दरिया के ढूंढ के लाएं? ये बताने लगे। असल में देखें आप ये टीवी के ऊपर या इधर मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी देखते हैं और डॉक्टर्स रात को भी देखते हैं, माहिरीन को भी देखते हैं, वो एक खौफ पैदा कर रहे होते हैं ग़िज़ा के बारे में। जी हाँ, ब्रायलर ना खाएं, फलां चीज ना खाएं, घी ना खाएं, ठीक है, तो फिर बंदा क्या खाए? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब हमने एक तो माशरे के अंदर खौफ पैदा नहीं करना ग़िज़ा के हवाले से, दूसरा जो आपके अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं आपने उनके अंदर रह के गुजारा करना होता है। आप ये देखें कि दूध इस वक्त कितना जो है वो मिलावट वाला आ रहा है मार्केट में, लेकिन अगर ये बिल्कुल आप दूध को कंट्रोल कर लेंगे तो दूध आपको 500 रुपए किलो भी नहीं मिलेगा, 500 रुपए लीटर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, अब हमने इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रह के गुजारा करना है, तो उसका तरीका कार ये होता है कि मछली भी यही है जो खानी है। हर बंदा देसी मुर्गी नहीं खा सकता, हर बंदा देसी घी नहीं खा सकता, ऐसे ही है। तो यही चीजें ना जो इस्तेमाल करनी है। अब इतनी पॉपुलेशन है, आप कहाँ से उनको खालिश चीजें देंगे? यानी आपको बता दें कि थोड़ा खा लें, थोड़ा खाएं, ज्यादा नहीं। हाँ जी, थोड़ा खाएं और अपने खाने को बिगाड़े ना। बिल्कुल सही है, सिर्फ जरूरत के तहत खाएं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपने मछली खा लिया तो उसके ऊपर से ऐसी चीजें मत खाएं, फलूदा खा लेते हैं आप, दूध पी लेते हैं, मछली तो पहले सर्द खुश्क मिजाज की है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप उसके ऊपर से कुछ सर्द तर चीज खा लेंगे तो उसका मिजाज जो है वो बिगड़ जाएगा। उस पर जहां इस्लाह करनी थी ना, वो जिस तरह की मछली खाते हैं और ऊपर से बोतल पी लेते हैं, वो इंतहाई खतरनाक है। वो भी सर्द खुश्क है, वो भी सर्द खुश्क है। वो क्या है, मछली की तासीर का बेड़ा गर्क कर देता है, जो उसने जिस्म में फायदा पहुंचाना था वो अब आपको नहीं पहुंचाएगी, बल्कि पैदा करेगी। सब जो मछली होती है, जो स्वाद की ट्राउट फिश होती है, उसका मिजाज कौन सा होगा? इसका तो सर्द खुश्क हो गया। मछलियां तकरीबन सारी एक ही मिजाज की होती है, थोड़ी सी जमा तफरीक होती है, किसी के अंदर खिलत उस इलाके के एतबार से जो है ना थोड़ा सा मिजाज के एतबार से तेज होती है, थोड़ी सी का वो जितना वो वहाँ का मिजाज सर्द है ना मौसम का, उसके अंदर हरारत का अंसर आएगा क्योंकि उसने वहाँ पे सर्वाइव भी करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो मिजाज एक ही होता है, अलबत्ता मौसम और इलाके के एतबार से थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है वो होती है तब्दीली। बिल्कुल सही। तो हमने जब अपनी ग़िज़ा खानी है ना बीमारियों से बचने के लिए, तो हमने बिल्कुल सुन्नत से रहनुमाई लेनी है कि अगर हमने कोई सर्द मिजाज की चीज खाई है तो उसके साथ हमने गर्म मिजाज की चीज लेनी है, ताकि वो एक दूसरे के जो बद असरात है ना, और हर बंदे को अपने मिजाज का भी इल्म नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने तवज्जो करें तो हर बंदे को पता होता है कि मुझे ये चीज फायदा दे रही है, ये चीज नुकसान दे रही है। हर बंदे को पता होता है कि मैं दूध पीऊं तो मुझे माफक आता है कि नहीं आता है, मैं चावल खाऊं तो मुझे जिस्म पे क्या असरात आते हैं। तो जो आपके जिस्म पे असरात आ रहे होते हैं ना, वो आपके जिस्म का अलार्म होता है, जो अल्लाह के अंदर सेंसर लगाए हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं कि ये चीज खाओ, ये फायदेमंद है और ये चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है। हम उसको खामोश कर देते हैं। बिल्कुल सही। और उसको खामोश करने के बाद अंधाधुंध हम ग़िज़ा की इंटेक ले रहे होते हैं, जो बाद में किसी तूफान की सूरत में सामने आता है, अनबैलेंस होने की वजह से। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। देखा आपने नाज़रीन के किस तरह से हकीम उबैदुर रहमान साहब बता रहे थे आपको कि जी मछली के ऊपर जो दूध है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मिजाज एक जैसा होने की वजह से मामला खराब होते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, वक्त हुआ एक ब्रेक का, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी बर्स के बारे में, फुलबेरी के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में बताया कि बहुत सारे लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इससे जो है वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे लोग बर्स की वजह से जो है ना वो नफ्सियाती उन पे बड़े असरात मरतब होते हैं, तो ये किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे कि लोग बड़े परेशान होते हैं कि देखिए जी बहुत सारे माशरे में, क्योंकि हर इंसान चाहता है मैं खूबसूरत नजर आऊँ, ठीक है। पहले जैसे ख़वातीन होती थी वो अपने आप को बनाओ श्रृंगार में ज्यादा रखती थी, लेकिन अब तो मर्द हज़रात भी हमने देखा ज्यादा से ज्यादा सैलून में जाते हैं, ठीक है। खुदा न खास्ता किसी के साथ ये मामला हो जाए या उसको हो जाए तो उसके ऊपर नफ्सियाती तौर पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, इसको जरा आप थोड़ा सा जरा डिफाइन कर दीजिए। जी, हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि हमारे अपने क्रिएट किए हुए, ठीक है, खुद अपने पैदा करता है।
मर्ज किसी के इख्तियार में नहीं होता। अगर मर्ज हो जाता है किसी को किसी भी किस्म का, तो माशरे की जिम्मेदारी है कि वो उसे पॉजिटिव वाइब्स दे। बिल्कुल सही है। अगर आप उसको डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आप उसको इस अंदाज से देखेंगे कि उसे अपने आप में बहुत ज्यादा अपने आप को डीवैल्यू फील करना शुरू कर दे, तो वो माशरे में अपने आप को सर्वाइवल के लिए काफी अनफिट फील करता है। तो ये सोचने की जरूरत है कि हम लोग अगर माशरे में कोई भी किसी किस्म के मर्ज में का शिकार है तो वो उसके इख्तियार में तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मरीज की दिलजोई करने की बजाय हम लोग उससे उसके मर्ज के मुतालिक ऐसे अजीबोगरीब किस्म के सवाल करना शुरू कर देते हैं और उन नजरों से देखते हैं जिससे वो बहुत ज्यादा मनफी अपने ज़हन में एक सोच मुरतब करता है। दूसरा ये भी एक बात है कि बर्स का जो मर्ज है इसमें खुद न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमास, जिन्हें हम कहते हैं कि जी असाबी कोई सदमा आया है, कुछ ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ऐसा जिसमें आप बहुत ज्यादा अपने आप को नर्वस ब्रेकडाउन में गए, वो बर्स के होने का बाइस भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ शायद ग़िज़ाएं ही इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बहुत से ऐसे हमारे ज़हनी मसाइल भी हैं जिनकी वजह से हम बर्स का शिकार हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो हर वक्त स्ट्रेस या ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उनके जिस्म में बेसिकली फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे मनफी ज्यादा हो जाते हैं, जिस्म में फ्री रेडिकल ज्यादा होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफ में चले जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, दूसरों से बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, उनकी वजह से ये मसाइल ज्यादा होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुआशरे की जिम्मेदारी है कि मरीज की दिलजोई की जाए, बजाय इसके कि उसको किसी न किसी किस्म की आप कॉम्प्लेक्स का शिकार कर दें और वो अपने आप में बहुत एहसास कमतरी महसूस करने लग जाए। तो ये मुआशरे को चाहिए कि इस बारे में देखे। नफ्सियाती अमराज हमारे मुआशरे में अगर देखा जाए कि एक मुस्लिम मुआशरा है तो इसमें नफ्सियाती अमराज की कोई जगह होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जितना हम लोगों ने अपने आप को ये समझा है कि शायद हर मसले का हल हमारे पास है, तो उतनी ही हमारी दौड़ भाग जो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल सही। और जितना ही हम लोगों ने अपने आप को ज्यादा चैलेंजेस का शिकार कर लिया है, हमारे जिस्म में एड्रेनल फटीग बहुत ज्यादा हो गई है। कुदरत ने हमारे जिस्म में खुद से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पैदा करने की कैपेसिटी एक रखी हुई है। एक हमारे पास एक स्टोरेज है जो हम अपने माँ बाप से लेके मरूसी तौर पे पैदा होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये है कि माँ बाप भी किसी न किसी ग़िज़ाई कमी का और किसी न किसी मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं, वो अपने बच्चों को उसी तरह के जीन्स आगे देते हैं। बिल्कुल सही। अब अगर एक वीक जीन से पैदा होने वाला बच्चा जिंदगी के सारे चैलेंजेस को देखेगा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मर्ज का शिकार हो जाएगा। एड्रेनल फटीग आजकल हम लोगों की एक बिल्कुल पुअर लिविंग की वजह से है कि हम लोग रात को जागना दिन में सोना, जो अमूमी तौर पर हर घर में इसके कोई ना कोई आपको बंदे मिल जाएंगे। हर चीज सुन्नत से हटके हो रही है। बिल्कुल म्याना रवि कहीं नहीं है। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए दिन काम के लिए बनाया, या हर काम ही उल्टा हो रहा है जी। जिस टाइम हमारा फजर के टाइम उठने का टाइम होता है उस टाइम सारे सो रहे होते हैं, और हम लोगों ने अपने आप को बहुत अजीबोगरीब किस्म के अनदेखे खौफ का शिकार कर लिया है। बिल्कुल सही। जब भी हमारे जिस्म के ऊपर खौफ हमलावर होता है तब ही हमारे किडनीज जो है वो वीक होते हैं, उनकी एनर्जीज कम होती हैं। एड्रेनल ग्लैंड हमारा जो है जो कि हमारे जिस्म को खुद से स्टेरॉइड्स देता है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। हमारी बिल्कुल बेतदाली किसी भी तरह की है, वो इस फिटीग को बढ़ाती है। हमारे जिस्म में सोजिशी अवामल ज्यादा हो जाते हैं, और उसी तरह से बर्स के मरीज जो है उनमें नफ्सियाती मर्ज जो है उसके बढ़ने की कैपेसिटी और भी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब किन मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ता है ऐसे मरीजों को? देखिए, पिछले कुछ अरसे से बड़े अजीब सी कश्मकश का हम लोग शिकार हो रहे हैं कि आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, आप दिख कैसे रहे हैं। ठीक है। लोग इस चीज को नहीं देखते कि आपके कैलिबर क्या है। बिल्कुल सही है। अगर एक बहुत पढ़ा लिखा और बिल्कुल काबिल इंसान अगर उसकी लुक्स जो है वो किसी को नहीं भारी नजर को, तो उन्होंने कहना जी ये तो फिट ही नहीं है। हाँ जी, किसी भी शोबे में ऐसे ही है। ये एक हमारे बीमार मुआशरे की निशानी। बिल्कुल सही बात। अल्लाह ताला हम लोगों को हदायत दे। बिल्कुल सही। हम लोग इंसान को उसकी काबिलियत से जांचने लग जाए। और हमने तो माशरे में ना कई ऐसे भी देखे हैं कि अगर किसी मर्द को ये खुदा न खास्ता मर्ज हो गया है तो उनकी जो अपना बीवियां हैं उन्होंने मर्दों को छोड़ दिया, और अगर किसी बीवी की हो गया है तो मर्दों ने उनको छोड़ दिया है। तो ये यहाँ तक भी नौबतें हमने माशरे में देखी हैं, क्योंकि हम खुद भी क्लिनिक में इस तरह के केसेस देखते हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है कि आप जज़ाम, कोड़ जी और बर्स और पागलपन और इस तरह के अमराज से पनाह मांगिए। बिल्कुल, बेशक। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये मर्ज आया किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से है या इसके और भी अवामिल। बिल्कुल सही। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ये मुतादी मर्ज है, एक से दूसरे को लग जाएगा, इसलिए मैं इसके साथ सर्वाइव नहीं कर सकती, या मेरी अपनी पर्सनालिटी इसकी वजह से डैमेज होती है, उसकी वजह से लोग छोड़ देते हैं कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा मिसफिट फील करता हूँ सोसाइटी। तो मुआशरे की फिर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है। किसी भी मर्ज में मरीज को उस मर्ज से निकालने में मुआशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फैमिली की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत से ऐसे घर देखे गए हैं जहां पर बहुत माशाल्लाह से बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन वो भी ऐसे बीमार रवैये रखते हैं कि वो उस मर्ज को ठीक करने में मरीज की मदद करने की बजाय उस मर्ज को बढ़ने का सबब बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हकीम साहब, आपसे ये सवाल है कि जिगर जो है ना, वो इस बीमारी के अंदर क्या अहम किरदार अदा होता है? जिगर का क्या अहम किरदार है? एक चीज। दूसरी ये बताएं कि ये जो होती है ये मौसी होती है, ये मुतादी होती है? अच्छा जी, पहले तो इस पे बात करते हैं कि ये ना तो मरूसी मर्ज है और ना मुतादी मर्ज है। अच्छा।
एक दूसरे के को छूने से या एक दूसरे के साथ रहने से नहीं लगता। ठीक है, इसलिए ये मुतअद्दी मर्ज नहीं है। ठीक है। ये मौरूसी भी इसलिए नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये फर्स्ट टाइम हुआ होता है। ठीक है। उनकी हिस्ट्री जो होती है, फैमिली हिस्ट्री, उसके अंदर ये नहीं पाया जाता, वालिदैन में ये नहीं पाया जाता। बिल्कुल सही है। और बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी सोसाइटी में कि वालिदैन में से अगर किसी को है तो वो बच्चों में ट्रांसफर नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। इसलिए ये मौरूसी भी नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जीन जो है उसका बड़ा इसमें है। हाँ, लेकिन ये नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर जीन्स कमजोर होंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल भी है, हो भी सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं। बिल्कुल सही। वर्ष का मर्ज ना तो मुतअद्दी है और ना मौरूसी है। ठीक है। विरासती तौर पे ट्रांसफर नहीं होता। बिल्कुल सही। कोई रेयर केसेस में अगर हो जाए तो उसको कुछ आप कह नहीं सकते, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखने में नहीं आया। बिल्कुल सही है। उसके अलावा जिगर का क्या रोल है, तो जिगर को डिटॉक्स करना तो बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल सही। इस तरह के जो अमराज पैदा ही तब होते हैं, जिस्म के अंदर बलगम रुकेगी, जिस्म के अंदर सुधार रुकेगा, तो ये दोनों उसी सूरत में रुकेंगे और मुतफन होंगे जब आपका जिगर सुस्त होगा। बिल्कुल सही। अगर आपका जिगर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, तो फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस्म जो है वो खुद से, जिगर जो है वो खुद से जिस्म को डिटॉक्स कर रहा होता है। उसका काम ये है कि जिस्म से जितने फासिद मादे हैं वो जिस्म से खारिज करना, और ये काम वो सफरा के जरिए करता है। यानी आपको कहने से मुराद है कि जिगर में तहरीक का अमल होना चाहिए। जिगर में तहरीक का अमल। इसके इलाज में भी जब हम इसका इलाज करते हैं तो लगाने वाली दवाइयों के साथ साथ जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती है वो जिगर को तहरीक देने वाली होती है। बिल्कुल सही। जिगर को तहरीक मिलेगी तो जिगर प्रॉपर वर्किंग करनी शुरू करेगा, तो वो ये जहरीले मादे जो हैं इनको जिस्म से खारिज करना शुरू कर देगा। और जब ये जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएंगे, जिस्म डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा, तो क्योंकि जिन लोगों का जिगर फिट होता है, सही काम कर रहा होता है, उनको दिल के अमराज भी पैदा नहीं होते। बिल्कुल सही। क्योंकि उनके ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती। जिगर का एक काम ये भी है खून को पतला रखना, हरारत को मेंटेन रखना, और हरारत का इतदाल जो है ये जिंदगी है। बिल्कुल सही। और हरारत का इतदाल जो है वो जिगर की जिम्मेदारी है। और जिगर जो बाइल पैदा करता है उसके जरिए वो ना सिर्फ ग्लैंड सिस्टम को ग़िज़ा का एक निज़ाम चलाया जाता है, बल्कि वो डिटॉक्स का भी काम करता है। सारे जो मादे अंतड़ियों में होते हैं फासिद, उनको वो खराज करता है। बल्कि ग्लैंड सिस्टम्स के जरिए वो जिस्म की जो सफाई होती है सारा कुछ अंतड़ियों में आता है और वो पेशाब और पखाने के जरिए खारिज कर दिया जाता है। तो इसलिए जिगर का बड़ा अहम किरदार है। वो जिस्म को डिटॉक्स करता है। जिगर फिट है तो आपका जिस्म ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो रहा है। बिल्कुल सही। और आप इन अमराज से बचे हुए हैं, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत फिट है। तो जब भी आपने किसी मर्ज का इलाज करना है तो सबसे पहले दिल और फिर जिगर को मद्देनजर लाजमी रखना है। बिल्कुल सही। और जहां तक गुर्दों का किरदार है तो गुर्दे जिगर के मातहत ही होते हैं, क्योंकि गुर्दे भी ग्लैंड से। जी बिल्कुल। और ये जो है इनको कंट्रोल जिगर ही कर रहा होता है। तो इसलिए जब आप जिगर को तहरीक देते हैं तो ऑटोमेटिकली गुर्दों को भी तहरीक मिलती है और वो अपना काम जो है बेहतर तरीके से करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जैसे आपने बताया कि जिगर को डिटॉक्स करना ज़रूरी होता है, तो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे जिगर भी डिटॉक्स रहे और इस मर्ज से भी बचा जा सके? हाँ जी, ग़िज़ा के बारे में जो होता है ना, ग़िज़ा के इस्तेमाल करवाने का असूल ये होता है कि सबसे पहले आपने वो ग़िज़ा बंद करनी है जो जिस्म के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही है। जी बिल्कुल। जब आपने मरीज को चेक किया, मरीज की हिस्ट्री ली, तो आपको पता चला कि मरीज इस तरह की ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहा है, मसलन फर्ज करें वो बलगमी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो आपने उसकी तमाम ऐसी ग़िज़ाएं बंद कर देनी है, दूध से बनी हुई आइटम्स, दही वगैरह। बिल्कुल सही। अब आपने जिगर को तहरीक देनी है, तो जिगर को तहरीक देने के लिए मौसमी फलों में पपीता बेहतरीन है, आम है। आम बेहतरीन डिटॉक्स करता है। जी जी बिल्कुल। इवन के गिल्टी और रसोलियों तक को जिस्म से खारिज कर देता है, खत्म कर देता है। तो सबसे बेहतरीन फलों में आम है जिगर को तहरीक देने के लिए, और उसके बाद पपीता है। इसी तरह जब आप ग़िज़ाओं में आते हैं तो गोश्त अगर आप लें तो बकरे का गोश्त या बकरी का गोश्त बेहतरीन होता है। ठीक है। जिगर की इस्लाह के लिए, लेकिन इतदाल में हाँ जी, शोरबे वाला इतदाल में रह के खाना चाहिए। मसालों में आप उसके अंदर सफ़ेद जीरा, तेज़पात वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। दालचीनी अच्छी चीज़ है जिगर को एक्टिव करने के लिए। अदरक बेहतरीन है। जी जी बिल्कुल सही। अपनी ग़िज़ाओं में इन चीज़ों का इस्तेमाल ज्यादा होती है। जी। तो अजवाइन सबसे बेहतरीन है जिगर को तहरीक देने के लिए। बिल्कुल सही। अजवाइन का इस्तेमाल जो है वो बरस में बड़ा फायदेमंद रहता है। अच्छा, जबरदस्त। अजवाइन और उसके अलावा तारा मीरा जो है इसका ग़िज़ाई इस्तेमाल भी बड़ा बेहतरीन होता है। ठीक है। और इसका बतौर लेप अगर आप करें तो ये बरस को बड़ा फायदा देता है। ठीक है। वो ग़िज़ाएं जो जिगर को तहरीक देती हैं वो सारी गर्म खुश्क या गर्म तार होती हैं। ठीक हो ठीक हो ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप चूंकि एक्यूपंक्चरिस्ट भी हैं जी, और ये सारा एक बॉडी का प्रेशर सिस्टम होता है, एक्यूपंक्चर जो होता है सारा, तो आप क्या समझती है कि एक्यूपंक्चर में इसका बर्स का कोई अच्छा है, अपना इलाज मौजूद है कि अगर पब्लिक अगर इस तरफ माइल हो एक्यूपंक्चर की तरफ, तो एक्यूपंक्चर के जरिए बर्स के मर्ज से निजात मिल सकती है? जी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इन अमराज को ठीक करने के लिए हमारे जिस्म में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव अपना किरदार अदा करते हैं। अगर उन पॉइंट्स पे हम लोग फायर नीडलिंग करते हैं तो पेशेंट्स को बहुत अफाका होता है और पैचेस का साइज बड़ी तेजी से कम होता है। इसके साथ जिस तरह से भी हकीम साहब ने बात की कि जिगर को डिटॉक्स करने के लिए और इसी तरह से किडनीज की हेल्थ के लिए हम लोग साथ में पॉइंट्स ऐड करते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और जहां तक बात अभी हो रही थी जिगर को डिटॉक्स करने के हवाले से, बहुत सी ग़िज़ाएं जिगर को डिटॉक्स करने के लिए मसला से हकीम साहब ने बताई
आई और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। जी जी। इसके साथ साथ एक और चीज जो आजकल जिस तरह से हम रास्ते बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव देखने में आई है, वो है जिंको, जिंको बाइलोबा। होम्योपैथी में भी हम लोग एक्सट्रैक्ट के तौर पे देते हैं और हर्बल में भी उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। किसी भी तरह की जो मर्ज ऐसी जो जिस्म में बहुत ज्यादा लंबे अरसे से चल रही हो और जिस्म उसको अपने जी इस तरह के जितने भी मुज़म्मन अमराज हैं उनमें जिंको बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा उसका किरदार है। ठीक है। ऑक्यूपंक्चर में भी हम लोग जिस तरह भी मैंने इस्तेमाल किया एक वर्ड के ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये पूरा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें मरीज को ना सिर्फ ऑक्यूपंक्चर किया जाता है, इसके साथ साथ ग़िज़ाएं भी बताई जाती हैं, इसके साथ उसको मुख्तलिफ बॉडी की मूवमेंट्स या एक्सरसाइजेस भी बताई जाती हैं और ब्रीदिंग पैटर्न्स भी बताए जाते हैं कि किस तरह से हम अपनी ऑर्गन ब्रीदिंग करा सकते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से डिटॉक्स हो सके। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक पूरा ऑर्गन क्लॉक भी है। उस ऑर्गन क्लॉक के मुताबिक रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक ये जो 4 घंटे हैं ये हमारे जिगर और पित्ते के हैं। बिल्कुल सही। अगर हम लोग उस वक्त सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पर एक्टिवेट होती है, अगर हम 11 बजे से पहले सो जाते हैं और 3 बजे तक एक अपनी गहरी अच्छी नींद लेते हैं तो हमारे जिस्म का ज्यादातर खून हमारे पेरिफेरीज या हाथों पैरों से अपना बहाव देने की बजाय, इसलिए कि हम जब एक्टिव हैं तो यहाँ पर खून की रवानी ज्यादा है। अगर यही हम लोग बिल्कुल एक अच्छी गहरी नींद में चले जाते हैं तो खून का ज्यादा बहाव हमारे जिगर की तरफ होता है और खून को बेहतर तरीके से डिटॉक्स करने का मौका मिलता है। जिगर भी डिटॉक्स होता है, हमारा ब्लड नरिश भी होता है, खून की जितनी सेहत अच्छी होगी उतनी हमारे जिस्म की सेहत भी अच्छी होगी, बेहतर तरीके से बाइल निकलती है और हमारी बॉडी बेहतर तरीके से डिटॉक्स होती है। जिगर को डिटॉक्स करने के लिए जैसे हमने बताया तो जिगर के मुकाम के ऊपर इसके ऊपर एक्यूपंक्चरिस्ट किया जाता है? नहीं, हमारे एक्यूपंक्चर के बारे में लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि शायद जिस जगह पे प्रॉब्लम है वहीं पे नीडल लगा दी जाती है। ऐसा नहीं है। बॉडी पे मुख्तलिफ चैनल्स हैं जिन पे एनर्जीज रन करती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे ट्रैक्स हैं तो कहीं पे जंक्शंस हैं, कहीं पे बड़े स्टेशन है, कहीं पे छोटे हैं, कहीं पे लिंक्ड एरियाज आते हैं, तो वो इसी तरह से हमारी बॉडी पे एनर्जीज मुख्तलिफ चैनल्स पे मूव करती है। हम लोग उन चैनल्स पे मुख्तलिफ पॉइंट्स को पहले तो डायग्नोज किया जाता है कि मर्ज जो है वो मरीज के ऊपर किस तरह का रुझान रख रहा है, मरीज को डायग्नोज किया जाता है, मुकम्मल तशखीस के बाद पॉइंट सिलेक्ट किए जाते हैं, फिर उन पॉइंट्स पे नीडल किया जाता है। कुछ जगह पे बहुत गहरी जो है वो एनर्जी होती है, वहां पर और तरह से उसको मोबिलाइज किया जाता है। कुछ जो चैनल्स होते हैं, जो पाथवेज होते हैं, उनको जो है वो और तरह से स्टिमुलेट किया जाता है। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हम लोग मास्टर पॉइंट्स कहते हैं। ये मुख्तलिफ एरियाज को जैसे हम लोग कहते हैं लिंक नहरें हैं या लिंक रोड्स हैं, इसी तरह से जो एनर्जीज एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जरूरी होती है उसको पहुंचाने के लिए उनको ओपन अप कर दिया जाता है ताकि एनर्जी का बहाव जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल सही हो। अच्छा कीम साहब, आप चूंकि अपना तबीब हैं और नेशनल काउंसिल फॉर तिब का रजिस्टर्ड मौलवी अल हिजामा की प्रैक्टिस कर सकता है। लोग इसको वैसे तो कहते हैं कि हिजामा, ये हिजामा नहीं, अल हिजामा, क्योंकि अरबी जबान का लफ्ज है। तो आप क्या समझते हैं कि अल हिजामा के अंदर इसका एक अच्छा और प्रॉपर इलाज मौजूद है बर्स का? हाँ जी बिल्कुल। अल हिजामा जो है ये किसी भी मर्ज के इलाज में इसको फोकियत देनी चाहिए, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी दवाएं तुम इस्तेमाल करते हो उनमें सबसे बेहतरीन हिजामा है। बिल्कुल सही। तो अल हिजामा जो है इसको दवा भी करार दिया गया है। बिल्कुल सही। तो इसका चूँकि अभी हम बात कर रहे थे कि डिटॉक्स करना बॉडी को बड़ा ज़रूरी है जी, तो सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन बॉडी डिटॉक्स होती है वो अल हिजामा से होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो मखसूस पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आप मवाद को निकालना चाह रहे होते हैं, तो और ये है भी चूँकि जिल्द का मर्ज है जी जी, तो हमने जिल्दी मराज पे तो वैसे ही बड़ा अच्छा काम करता है। ये चूँकि जिल्द का मर्ज है और जिल्द के बाहर की तरफ होता है बैरूनी, तो सबसे बेहतरीन इसमें जो इलाज मुआलजा है वो हिजामा में मौजूद है। बिल्कुल सही। आपने मखसूस पॉइंट्स लगाने हैं, देखना कहाँ कहाँ से डिटॉक्स करने की जरूरत है, तो वो मेन पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है। तो मुकामी तौर पर भी लगाए जा सकते हैं जहाँ पर मौजूद हो, चूँकि दौरान खून वहाँ पे तेज करना होता है, तो अल हिजामा इसका बेहतरीन इलाज है। उसके साथ ग़िज़ा मरीज की तब्दील करें और अगर उसको किसी दवाई की जरूरत हो उसकी तबीयत के मुताबिक तो वो भी तजवीज़ की जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल उससे इलाज मुआलजा हो जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। आप दोनों है आपका जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो ख़वातीनो हज़रात, ये थी डॉक्टर यास्मीन कौसर साहिबा और हकीम उबैदुर रहमान साहब, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आपको बर्स के मर्ज़ के हवाले से जो था वो बता रहे थे। तो अब इन माहिरीन की आप राय पे अमल करके इस मर्ज़ से बच सकते हैं, और जो मेरे बहन भाई इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो भी हमारे माहिरीन की राय पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द